देख लें 8th क्वेश्चन में। एक तो ईएमएफ का आपको बता दिया कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज टू मूव इट थ्रू द सर्किट, इसका डीएमएफ। यहाँ पे ये हीटर लगे हुए हैं R1 और R2, S1 और S2 स्विच हैं, इसको क्लोज किया गया है। 240 वोल्ट की बैटरी है। R1 की रेजिस्टेंस आपको 30 ओम बताई गई है। तो पूछा गया कि R1 में से करंट कितना पास होगा, तो ओम्स लॉ V इक्वल टू IR यूज करेंगे। रीअरेंज करने से I इक्वल टू V ओवर R हो जाएगा। यानी 240 ओम को आपने डिवाइड करना है 240 वोल्ट को 30 से, 30 ओम जो रेजिस्टेंस है 3/8 हो जाएगा, 8 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है, कैलकुलेट पावर प्रोड्यूस इन हीटिंग एलिमेंट R1, तो P इक्वल टू IV होता है, पावर जो प्रोड्यूस होनी है IV, यानी करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है। तो 240 वोल्ट वोल्टेज है और करंट जो है वो 8 आया। 8 को 240 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये 1900 आता है, 1900 वाट, 1900 वाट आएगा यहाँ। रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट R2 60 ओम है। स्विचेस S1 S2 S3 सारे क्लोज कर दिए गए हैं। जब सारे क्लोज किए गए हैं ना, तो फिर ये रेजिस्टेंस जो है इसमें से भी करंट पास हो रहा है और इसमें से भी पास हो रहा है। अब दोनों रेजिस्टेंस से ये पैरेलल लगी हुई हैं। अगर टोटल रेजिस्टेंस लेनी होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेनी है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 इनको ऐड करके इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन देखो कि उन्होंने क्या पूछा है, state and explain how the current in R2 compares with the current in R1। हाँ जी, R2 करंट का पूछा है। तो देखो ये 60 ओम रेजिस्टेंस है, यानी उससे डबल है। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये R2, ये R1 से डबल है। तो करंट को कैसे कंपेयर करेंगे, करंट जो है R2 में R1 की निस्बत हाफ होगा। जितनी रेजिस्टेंस बढ़ती है उसी कदर करंट जो है उसने कम होना होता है। तो R2 के अंदर करंट क्या होगा, हाफ होगा R1 के निस्बत। आपसे सिर्फ करंट की कंपैरिजन नहीं पूछी है यहाँ पे। करंट इन R2 विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ R1। ठीक है, करंट इन द मोटर इज 0.1 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसका, मोटर का करंट है 0.1 एम्पियर। केबल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक हीटर टू द प्लग फॉर द मेन सॉकेट इज सेफ when the current in it is less than 20 ampere। Suggest and explain the suitable fuse rating for this circuit। फ्यूज रेटिंग बतानी ना। देखो करंट मोटर का क्या है, 0.1 एम्पियर, और the main circuit say when the current is it is less than 20 एम्पियर, 20 एम्पियर से कम होना चाहिए करंट, कम हो तो ये सेफ है। तो फ्यूज कितना जो है वो यूज किया जाए। हाँ जी, फ्यूज की रेटिंग जो है वो देखें आप। देखें जी सर। इसमें आप 20 से कम रखना है ना, तो 20 से कम आप 19 तक रखें। 19 तक जो है वो कोई भी फ्यूज यूज कर लें। आपने ये देखना है कि टोटल करंट कितना पास होता है। वो आप देखो कि 0.1 एम्पियर यहाँ से पास हो रहा है किसमें, जी मोटर सर। में से। जी। और ये जितनी रेजिस्टेंसेस हैं, मोटर तो ये है ना, 0.1 एम्पियर इसमें से पास होता है। इधर से हमने कितना निकाला था, 8 एम्पियर इसमें से निकाला था, ये इसका करंट है। और उसके बाद जब इसको हमने कनेक्ट किया तो वो करंट डिवाइड हो जाना है अब। ठीक है, करंट डिवाइड हो जाएगा। 8 एम्पियर करंट जो पहले है, तो इसमें से कितना पास होगा, R2 में से 4 एम्पियर, तो उसमें से आधा आना ना। देखो ना, R1 हमने कैलकुलेट किया ना 8 एम्पियर, जी। R2 जो है वो R1 से डबल है, तो R2 में से आधा करंट पास होगा R1 की निस्बत, यानी 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इसमें से पास हो रहा है, 8 एम्पियर R1 से हो रहा है और 0.1 एम्पियर मोटर से हो रहा है। तीनों को प्लस करें तो 12.1 एम्पियर हो गया।
अब 12.1 एम्पियर जब करंट पास होगा सर्किट में से, तो आपका जो फ्यूज है ना वो कम अज कम कितना होना चाहिए? कम अज कम यानी आपका फ्यूज है वो 13 एम्पियर का होना चाहिए, क्योंकि 12.1 एम्पियर करंट तो पास हो रहा है। तो 13 एम्पियर कम अज कम रेटिंग है। आप 13 से बड़ी या 13 कोई भी वैल्यू यूज कर सकती हैं। 13 से लेकर 19 तक कोई वैल्यू जो मर्जी यूज कर लें, सारी एक्सेप्टेबल है। हाँ जी, फ्यूज रेटिंग की समझ आई? आपने टोटल करंट देख लिया कि पूरे सर्किट का टोटल करंट जी कितना होगा जब सारी चीजें चल रही हूँ, तो वो हमारा बना था 12.1 एम्पियर। जितना वो करंट आ रहा ना उससे थोड़ा सा ज्यादा रखना होता है, मसलन 1 एम्पियर उससे ज्यादा कर लें। अभी देखो 12.1 एम्पियर करंट पास होता है ना, तो मैंने कहा 13 एम्पियर यानी 0.9 एम्पियर ज्यादा रखा, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं डालते। एक का दो का फर्क डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ऐसे व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है तो क्या ऑब्जर्व होता है? देखिए, लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम इन द प्रीवियस मीडियम इन विच इट वाज ऑलरेडी ट्रेवलिंग। लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही थी उसी मीडियम में वापस आ जाती है। नो रिफ्रैक्शन इज देयर, रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन है कि स्टेट टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। दो कंडीशंस ये हैं कि जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, और एक पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि लाइट शुड बी पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो, डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल हो रही हो, और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो। आवाज नहीं आ रही? हेलो? हेलो? सर, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर आवाज। तो पहली कंडीशन मैंने बताई कि लाइट शुड बी पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और दूसरी कंडीशन ओके। क्या है? दूसरी कंडीशन है कि इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके सर। उसके बाद है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ऑप्टिकल फाइबर्स का एक्शन बताना है। यू मे ड्रॉ डायग्राम इन योर आंसर। ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं, इनके अंदर जो सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं वो लाइट की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, लाइट की सूरत में सिग्नल ट्रेवल करते हैं, हम्म। और इसके अंदर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन भी होती है। ये दो मोड होते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला हो या कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन वाला हो, मोड मोड ऑफ ट्रेवलिंग जो है लाइट का। जी। और इसकी जो कैरियंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ओके। फाइबर की जो है। लार्ज डाटा जो है वो उसको ये कैरी कर सकता है। जैसे कि रेडिएशन डिटेक्टर इज प्लेस ऑन द बेंच इन ए लेबोरेटरी, इट डिटेक्ट्स अ बैकग्राउंड काउंट रेट ऑफ 40 काउंट्स पर मिनट। ये बैकग्राउंड काउंट रेट जो है ना, ये वो रेडिएशंस होती हैं जो हवा में मौजूद होती हैं। ओके। किस कोई भी सोर्स हो सकता है, कुछ स्टोन्स हो जाए, रॉक्स वगैरह, कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल, कंटेम कॉस्मिक रेडिएशंस हो जाए। ठीक है, ये कॉस्मिक रेडिएशन ये स्टोन्स वगैरह से निकल रही हैं। तो बता स्टेट व्हाट्स मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन, सजेस्ट वन सोर्स फॉर इट। पहला क्वेश्चन यही पूछा कि तो रेडिएशंस आप बताएंगे कि ये वो रेडिएशंस हैं वो जो कि ऑलवेज प्रेजेंट होती हैं, और किस वजह से हैं। आगे सोर्स बता देना, सॉइल है कोई, कॉस्मिक रेडिएशंस को बता दें।
कोई वेपन टेस्टिंग हो सकती है, वेपन वगैरह टेस्ट किया गया, उससे रेडिएशंस निकली, तो हवा में मौजूद है, एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं, विच आर ऑलवेज प्रेजेंट। तो सोर्स मैंने आपको कॉस्मिक रेज बता दी है, रॉक्स वगैरह। Sample containing atoms of the radioactive isotope polonium-208 is removed from a lead container and brought close to the detector. Average count rate increases to 890 counts per minute. When two sheets of paper are inserted between the sample and the detector, the average count rate returns to 40 counts per minute. Polonium-208 is represented by the symbol 84208. It decays to an isotope of lead. Reduce the type of radiation emitted by polonium-208. Explain your answer. हाँ जी, उन्होंने बताया कि काउंट रेट क्या था, ये पोलोनियम का आइसोटोप था, is removed from a lead container and brought close to the detector. Average count rate increases to 890 counts per minute. उसके बाद दो शीट्स पेपर की जो है इंसर्ट की गई बिटवीन द सैंपल एंड डिटेक्टर, तो काउंट रेट जो है वो 40 हो गया है। यानी इतना कम हो गया है काउंट रेट। अच्छा, रिड्यूस द टाइप ऑफ रेडिएशन एमिटेड। हाँ जी, तो टाइप ऑफ रेडिएशन कौन सी हो सकती है? अल्फा रेडिएशन आएंगे, अल्फा रेडिएशन, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। अल्फा रेडिएशन जो है वो सारी कट ऑफ हो गई, और जो बीटा या जी गैमा कुछ थी ना, तो वो आगे पास हुई है, जो काउंट रेट 40 रहा है ना। बल्कि 40 तो देखो ना, 40 अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड कितना था, बैकग्राउंड 40 था ना। अब सिर्फ 40 काउंट रेट जो आ रहा है ना, वो तो बैकग्राउंड रेडिएशन आ रही है ना। दैट मीन्स कि ये सारी अल्फा रेडिएशन थी। ठीक, कौन सी टाइप की रेडिएशन थी? अल्फा। कौन सी? हेलो, हेलो, हेलो। बड़े अल्फा रेडिएशंस थी, क्योंकि वो जो दो शीट्स लगाई गई हैं, तो अल्फा रेडिएशंस उनमें से नहीं पास हो सकती। अगर क्या राइट डाउन द न्यूक्लियोइड इक्वेशन फॉर द डिके ऑफ पोलोनियम, तो पोलोनियम आपको ऊपर शो किया गया था 84208, उसमें से आगे अल्फा निकाले। अल्फा जो है वो 24 है। जब 24 उसमें से निकाल देंगे तो बाकी क्या रह जाएगा? बाकी लेड रह जाएगा, लेड 82204। इक्वेशन में इसके लिख देता हूँ। देखिए, आपके पास था पोलोनियम पहले, जो कि था 84208। ये आपको दिया गया ना ऊपर। आवाज मेरी आ रही है? हेलो। जी सर। इसमें से अल्फा रेडिएशंस निकली हैं, जी। तो ये चेंज हो जाएगा लेड में। हम्म। लेड जो है वो है 82, और 4 ऊपर से कम कर दें। लेकिन 2 नीचे से कम किया, 4 ऊपर से करना है, तो 204 है। और यहाँ पे प्लस अल्फा रेडिएशंस लिख दें, जो कि हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं। 24 24 एच ई ओके। टू फोर He24 जो है, ये हीलियम न्यूक्लियाई, ये अल्फा रेडिएशंस हैं, और पोलोनियम जो है वो लेड में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसकी इक्वेशन बनती है। हाँ जी, समझ आई है इसकी? जी सर। ये ऊपर यहाँ पूछा गया था कि
व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशंस एमिटेड बाय पोलोनियम। तो रेडिएशन जो है ये अल्फा रेडिएशंस हैं। और कैसे कैसे पता चला कि अल्फा रेडिएशंस हैं? इसलिए कि जब ये 2 शीट्स इंसर्ट की हैं ना हमने, ये 2 पेपर शीट्स, तो ये सारी कट ऑफ हो गई थी। जहाँ काउंट रेट आ रहा था ना 890 काउंट पर मिनट, वो रिड्यूस होकर 40 काउंट पर मिनट हो गया। और 40 काउंट पर मिनट जो है वो तो थी ये बैकग्राउंड रेडिएशन थी, ओके सर। यानी कि सिर्फ बैकग्राउंड रेडिएशन रह गई थी। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गई। जी सर। ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया है।